Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing important events in modern Indian history. हम लोग ने ये जो सीरीज़ चला रहे हैं इससे पहले हम लोग ने कहाँ तक डिस्कस किया था 1911 तक डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि 1911 में दिल्ली कोर्ट ऑर्गेनाइज हुई थी और तभी ये डिसाइड किया गया था कि कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। 1912 में एक्चुअली हुआ, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गया। बट उससे पहले क्या होता है, 1909 से 1911 के बीच में फेमाइन आता है। इंडिया में लोग भुखमरी से मरते होते हैं, ठीक है। और तभी क्या होता है कि जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के राजा हैं ये इंडिया आते हैं और इनको वेलकम करने के लिए ब्रिटिशर्स रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं कि आप इनके लिए कुछ करिए, इनके वेलकम के लिए कुछ करिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहली बार जनगण मन यहाँ पर गाते हैं और इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स उनसे खुश होकर उन्हें नाइटहुड का टाइटल देते हैं। नाइटहुड का टाइटल मतलब उनको सर की उपाधि दी जाती है। सर की उपाधि देने का मतलब कि उनका नाम अब हो गया है सर रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, सो अब 1912 में क्या हुआ कि कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया हमारा दिल्ली पे। 1913 में गदर पार्टी होती है। अब ये गदर पार्टी क्या थी? गदर पार्टी एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी। ओके, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? ये यूएसए में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। यूएसए का एक पार्ट है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी। पार्टी का मतलब ये कोई सच में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, मतलब एक एसोसिएशन था जिसको लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भकना ने हेड किया था। ओके, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। ये लोग क्या करते थे, डोनेशन कलेक्ट करते थे यूएसए में जो इंडियंस रह रहे हैं उनसे, और यूएसए के भी सिटीजन से कलेक्ट करते थे। जो लोग इंडिया के लिए सिंपैथी रखते हैं उनसे कलेक्ट किया जाता था। जैसे कि बहुत सारे एक्स सोल्जर्स जाते थे यूएस में और पीजेंट्स होते थे पंजाब के जो कि यूएस में जाके शिफ्ट हो जाते थे। तो इसलिए वहाँ पर एक एसोसिएशन बनाई गई जिसका नाम गदर पार्टी रखा गया और वहाँ से डोनेशन कलेक्ट की जाने लगी। ओके, अब ये जो गदर पार्टी बनाई गई, इसके जवाब में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया पास किया 1915 में। 1915 में डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया पास किया। अब इससे क्या हो रहा था कि वो क्या कर सकते थे, डिटेंशन में ले सकते थे बहुत सारे लोगों को, और क्या कर सकते थे, वो कोर्ट मार्शल कर देते थे उनका बिना किसी ट्रायल के। तो इसमें कौन कौन गया, करतार सिंह गए, भाई परमानंद गए, लाला हरदयाल गए और सोहन सिंह भी इसमें उनको कोर्ट मार्शल उनका कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट 1915 में गांधी जी इंडिया वापस लौटे साउथ अफ्रीका से और 9 जनवरी 1915 को एनआरआई डे सेलिब्रेट किया गया और इस एनआरआई डे में गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल मिला। ओके, 1916 में व्हाट हैपेंड, बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मदन मोहन मालवीय ने फाउंड आउट किया। होम रूल लीग स्टैब्लिश हुआ। होम रूल लीग किसने इस्टेब्लिश किया था? एनी बेसेंट ने एंड बाल गंगाधर तिलक ने। अगर फॉरेनर का पूछा जाए कि कौन, अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाए कि किसने किया था तो शी वॉज एनी बेसेंट। अगर इंडियन का पूछा जाए कि किस इंडियन ने स्टार्ट किया था तो ही वॉज तिलक। ओके, सो व्हाट हैपन्स कि लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स क्या कर गए, उनका यूनियन हो गया। ओके, और ये जो लखनऊ में पैक्ट हुआ इसकी प्रेसिडेंसी किसने की? एसी मजुमदार ने इसकी प्रेसिडेंसी की। ओके, एसी मजुमदार। अब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह क्या था? गांधी जी का फर्स्ट रेवोल्यूशन था। ओके, गांधी जी साउथ अफ्रीका से क्या सीख के आए थे? जो वहाँ पे अपार्थीड फैला था उससे वो काफ़ी कुछ सीख के आए थे कि कैसे करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बात नहीं बनेगी। तो गांधी जी के 2 मास्टर्स थे। एक वो थे जिन्होंने उनको पॉलिटी पढ़ाया था और एक वो थे जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे। जो पॉलिटी के मास्टर थे वो थे जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले,
और जो स्पिरिचुअल मास्टर थे वो थे लियो टॉल्स्टॉय। ये जीके गोखले थे और ये थे लियो टॉल्स्टॉय। ओके, सो व्हाट हैपन्स, चंपारण में हुआ क्या था एक्चुअली? चंपारण में हुआ ये था कि जो फार्मर्स का प्रोड्यूस होता था, जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, अगर वो लोग 20 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका 17 पार्ट जो होता था वो ब्रिटिशर्स को जाता था, और जो 3 पार्ट्स होते थे वो सिर्फ और सिर्फ वही फार्मर्स को मिलते थे। तो इस सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाने लगा? 3 कठिया सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते थे 3 कठिया सिस्टम। ओके, सो व्हाट हैपन्स कि फार्मर्स ने बोला हम ये आपको टैक्स नहीं देना चाहते हैं, और इस साल खेती हुई भी नहीं थी, फिर भी वो कह रहे थे नहीं हमको आप टैक्स दीजिए। और क्या किया जाता था? उनको इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया जाता था। ओके, तो ये सब फार्मर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो ये मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था ये एक सक्सेस था, ये सक्सेस हुआ। और इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने 1 साल का टैक्स क्या कर दिया? वापस कर दिया। और ये जो पॉलिसी थी, जो भी 3 कठिया वाली पॉलिसी थी, इसको रिवोक कर दिया। ओके, 1917 में और क्या हुआ? ऑगस्ट डिक्लेरेशन हुआ। ऑगस्ट डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? मॉन्टेग डिक्लेरेशन। मॉन्टेग डिक्लेरेशन। ओके, अब ये मॉन्टेग डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? अभी जो 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होने वाले हैं उसी से रिलेटेड है ये मॉन्टेग डिक्लेरेशन। ओके, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऑगस्ट डिक्लेरेशन, ऑगस्ट ऑफर, ऑगस्ट रेवोल्यूशन एंड डायरेक्ट एक्शन डे में क्या फ़र्क है? तो ऑगस्ट डिक्लेरेशन तो हम लोग ने देख लिया है, ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अभी हम लोग ऑगस्ट ऑफर देखेंगे। ऑगस्ट ऑफर 1940 में होगा, जो कि लेन लिथगो ने पास किया था। और ऑगस्ट रेवोल्यूशन क्विट इंडिया मूवमेंट को ही कहते हैं, जो कि 42 में हुआ था। ओके, सो ये कन्फ्यूजन रिमूव करना है। और सबसे पहले क्या हुआ था? ऑगस्ट डिक्लेरेशन हुआ था, जिसको मॉन्टेग डिक्लेरेशन भी कहते हैं, विच अकर्ड इन 1917। 1918 में क्या होता है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा, ये जो खेड़ा सत्याग्रह था ये भी क्या हुआ? ये सक्सेस किया। और ये पहला क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। यहाँ पर भी क्या हुआ था कि जो किसान हैं उनकी फार्म लैंड डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद भी उनसे ब्रिटिशर्स पैसे मांग रहे थे। तो यहाँ पर ये उनको नहीं देने पड़े टैक्सेस इस मूवमेंट के बाद, एंड किसानों को के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर डिस्ट्रक्शन के बाद अगर आप फिर भी पैसे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप ना दें, कोई दिक्कत नहीं। अब 1919 में जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। पहली हंगर स्ट्राइक थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ओके, अब इसमें डिस्प्यूट क्या था? क्या दिक्कत क्या थी इसमें? कि जो प्लेग आया हुआ था उस टाइम, उसके लिए जो वहाँ के वर्कर्स थे वो कह रहे थे कि हमें बोनस दीजिए और हमारी सैलरी 35% तक इंक्रीज़ करिए, ये बोला जा रहा था। सो ये भी मूवमेंट क्या हुआ था? ये भी मूवमेंट सक्सेस किया था। ओके, और इसको भी माना जाता है कि ये पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। सो आपके एग्ज़ाम में इस ऑप्शंस के हिसाब से आप मार्क कर सकते हो, बिकॉज इन सम बुक्स दे से दैट खेड़ा वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड इन अदर बुक्स दे से कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का मतलब क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो फर्स्ट एम होगा इसका मतलब क्या होगा? इट विल बी मीनिंग मेंट एज कि ये सेक्रेटरी हैं, और जो चेम्सफोर्ड है वो कौन होंगे? वो वॉइस रॉय होंगे। ओके, सो सबसे पहला जो इसमें प्रोविज़न था वो ये था कि पीएससीज बनाई गई थी। पीएससीज मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था। और फिर क्या हुआ था कि ये वैसे तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला है, और ये मतलब ये पूरा रिफॉर्म ही 1917 में, मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेग डिक्लेरेशन या ऑगस्ट डिक्लेरेशन आ गया था, बट पास ये 1919 में हुआ था। इससे लिए मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को 1919 में बताया जाता है कि ये आया था। ओके, डायाकी, नेक्स्ट क्या है कि डायाकी इस्टेब्लिश हुई थी। डायाकी का मतलब है डुअल गवर्नमेंट। बेसिकली इसका मतलब डुअल गवर्नमेंट नहीं है, बट ये है कि सब्जेक्ट्स क्लासिफाई कर दिए गए थे। कुछ सब्जेक्ट्स सेंटर के अंडर आएंगे और कुछ सब्जेक्ट्स स्टेट के अंदर आएंगे, कुछ रिजर्व्ड होंगे और कुछ ट्रांसफर्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया था? बाई कैमरल। बाई कैमरल यानी कि
बाईकैमरल के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जैसे ये लोकसभा और राज्यसभा है तो बाईकैमरल गवर्नमेंट का सजेशन दिया गया था। ओके, यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। रॉलेट एक्ट, हम रॉलेट एक्ट के बारे में कैसे भूल सकते हैं। रॉलेट एक्ट को ही क्या कहते थे, अंधा कानून। अंधा कानून क्यों कहा जाता था इसको, ब्लैक एक्ट इसको क्यों कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि बिना किसी ट्रायल के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसी ब्लैक एक्ट, रॉलेट एक्ट के चलते ही डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को क्या करा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी के प्रोटेस्ट में लोग अभी जालियनवाला बाग के फील्ड में इकट्ठा होंगे। तो हुआ क्या, ये रॉलेट एक्ट जो है बिना ट्रायल के लोगों को गिरफ्तार करने का एक्ट। एंड नेक्स्ट हंटर कमेटी नहीं होगा यहाँ पे। ओके, खिलाफत मूवमेंट था। खिलाफत मूवमेंट 1919 में आया था बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इन्होंने बनाई और इसके लीडर कौन थे, अबुल कलाम लीडर थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक अकेले हिंदू थे जो इस मूवमेंट में थे। और खिलाफत क्यों आई थी, क्यों मूवमेंट आया था, ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जिनके बीच में दो लोगों के बीच में हो रहा था, तो जो लोग हारे थे या जो हारने वाले थे या ऐसा पॉसिबिलिटी थी कि वो हार सकते हैं, तो ये बोल दिया गया था कि अगर टर्की के जो वहाँ के लीडर थे उनको पूरे दुनिया खलीफा मानती थी, इस्लाम के लोग खलीफा मानते थे, तो ये था कि अगर वो हार जाएंगे तो आप उनको सप्रेस नहीं करेंगे। लेकिन असल में हुआ ये क्या, जब टर्की हार गया था तो उनको सप्रेस करने को उनको मार दिया गया था। तो इसी के अगेंस्ट में, इसके पहले ही की बात है खिलाफत मूवमेंट, इसी के अगेंस्ट में खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। ओके, सो अब नेक्स्ट और क्या हुआ यहाँ पर 1919 में जालियनवाला बाग मैसाकर हुआ 13 अप्रैल 1919 को। लोगों को जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो अरेस्ट कर लिया गया था, लोग इसके प्रोटेस्ट में उतरे, पंजाब के लोग जालियनवाला बाग में, अमृतसर में। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद क्या कौन था, हमारा गद्दारी करने वाला भी एक इंडियन ही था। उसने क्या किया, हंसराज ने ब्रिटिशर्स को चुप्पे से जाके बता दिया और ये नहीं बताया कि लोग वहाँ पे बिना किसी आर्म्स एंड एमिशंस के उतरे हैं, उसका उल्टा बता दिया कि लोग हथियार लेके उतरे हैं और वो लोग बहुत बुरा रिवोल्ट करने जा रहे हैं, ऐसे वैसे। तो जालियनवाला बाग में होता क्या है कि वहाँ की एंट्रेंस भी सेम है और एग्ज़िट भी सेम है। तो जनरल डायर ने ऑर्डर्स दिए कि जाएं और जो है छलनी कर दे, भून दें। तो यही हुआ कि जो है लोगों को वहाँ पर बुरी तरीके से नसाकर कर दिया गया। ओके, सो व्हाट हैपन, इसके बाद क्या हुआ, ये जो हंटर कमेटी है, ये हंटर कमेटी 1920 में बुलाई गई थी, 1919 में नहीं, इट वाज 1920 में बिठाई गई जालियनवाला बाग को इंस्पेक्ट करने के लिए। और इस कमेटी में क्या हो गया कि जो जनरल डायर था, उसको बोल दिया गया कि ये निर्दोष है, इसकी गलती नहीं थी इसमें। और इसी वजह से गांधी जी ने अपना जो टाइटल, उनको जब NRI डे पे जो टाइटल मिला था, उनको केसरे हिंद का टाइटल रिटर्न कर दिया। इसी के जवाब में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का टाइटल रिटर्न कर दिया, यानी सर की उपाधि वापस कर दी। और बहुत सारे लोग ने अपने टाइटल्स रिटर्न कर दिए। जमनालाल बजाज ने, रवि बहादुर ने, ये सब ने अपने टाइटल्स रिटर्न कर दिए। ओके, सो अब 1920 से लेके 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला। और ये कैसा था, ये एक मास मूवमेंट था। ओके, ये जो मूवमेंट था ये एक मास मूवमेंट था और इसने मुस्लिम्स में भी पार्टिसिपेट किया, खिलाफत मूवमेंट ने भी पार्टिसिपेट किया। ओके, सो व्हाट हैपन, ये मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था, ये भी गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था। और यहाँ पे गांधी जी ने क्या बताया, इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए, कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करना है। ये पहला ऐसा मूवमेंट था जहाँ पे गांधी जी ने ये बात बोली कि डू नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि क्या बोले जाने लगा, गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी गई और इस वजह से प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट जॉब खोली गई। ओके, इंडियंस के लिए बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए बोला गया। और क्या अपनाने के लिए बोला गया, खादी को अपनाने के लिए बोला गया, खादी का प्रमोशन करने के लिए बोला गया। लिकर शॉप्स जो थी
उन्हें बंद करवाया जाने लगा। विमेन जाती थी और लिकर शॉप्स वहाँ पर बंद करवाती थी। ये फिर उसके बाद क्या हुआ, आईएनसी का स्पेशल कैलकटा सेशन बिठाया गया। किस लिए? 1920 में इसलिए बिठाया गया ताकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल मिल सके। अप्रूवल के लिए कैलकटा में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एक सेशन बिठाया गया। ओके, देन व्हाट हैपेंड, नागपुर सेशन, फिर से नागपुर सेशन, ये भी एक जो रेगुलर सेशन था वो बैठाया गया। ये 1920 में किस लिए बैठाया गया? नागपुर सेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एंडोर्समेंट के लिए बैठाया गया। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग चौरी चौरा, स्वराज पार्टी एंड ऑल दीज थिंग्स आफ्टर 1920. If you like my video, then give me a thumbs up and do subscribe to my channel. Have a good day.